कर रहे हैं चैप्टर 3 सोशल इंस्टीट्यूशन देयर कंटिन्यूएशन एंड चेंज, जिसमें हमने इंस्टीट्यूशन के मीनिंग के बारे में पढ़ा था, कास्ट क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स के बारे में भी हमने बात की थी। लेकिन इससे पहले लेक्चर में हमने ट्राइब्स की जो पहचान है वो उसके सकारात्मक रवैये से की थी, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स के आधार पर हम ट्राइब्स को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके नकारात्मक पहलू के आधार पर उनकी पहचान के बारे में बात करेंगे। तो जनजातियों की पहचान, जनजातियों की पहचान अलग से क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि वो लोग हमारे से बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट है, यानी कि जो वो लोग कर सकते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते, और जो हम लोग करते हैं वो लोग नहीं कर सकते, जिसके आधार पर कुछ ऐसे नकारात्मक पहलू हैं जिनके आधार पर भी हम जनजातियों की पहचान कर सकते हैं। तो जनजातियों की पहचान नकारात्मक शब्दों में कैसे की जा सकती है, उसका पहलू क्या है जिसको हम पकड़ के ये बोल सकते हैं कि ये जनजातियां हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं कि ये इनकी आइडेंटिटी है इसके आधार पर ये जनजातियां हैं, यहाँ पर हम आज बात करेंगे कि ये क्या नहीं है, यानी कि वो क्या नहीं है के आधार पर उनकी पहचान करेंगे। जैसे किसी लिखित धर्म ग्रंथ के आधार पर किसी भी धर्म का पालन वो लोग नहीं करते, जबकि हम लोग डिफरेंट रिलीजियस यानी कि अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण हमारे अनेक धार्मिक धर्म ग्रंथ होते हैं और उनको ही हम फॉलो करते हैं। लेकिन जो ट्राइब्स हैं वो किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में नहीं जानते, उनकी अपनी ही पूजा की शैली होती है जिसका वो लोग पालन करते हैं, जिसके कारण वो किसी भी लिखित सामग्री से अवगत नहीं होते। और जब वो किसी भी लिखित धर्म ग्रंथ से जुड़े नहीं होते तो वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करते, यानी कि उनके बीच में धार्मिक स्थान नहीं पाया जाता। सब लोग एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, उनका कोई भी अलग अलग धर्म नहीं होता। तो ट्राइब्स वो हैं जो धर्म का पालन नहीं करती। दूसरा है कि ये ऐसे समुदाय हैं जो किसी भी प्रकार के वर्गों में भी नहीं बटे होते। जैसे हम अगर अपनी बात करें तो जो आज हम जातीय वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं तो वो क्या है कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स की है वो कैटेगरीज बनी हुई है, अलग अलग वर्गों में उनको बांटा गया है, जिसके कारण आज उसने अपना एक मजबूत रूप तैयार कर लिया है जिसे जाति आधार पर बांटा गया है। तो लेकिन समुदाय वो हैं, जनजातीय समुदाय वो हैं जिनमें कोई भी वर्ग नहीं पाया जाता, यानी कि एक ग्रुप है तो वो सिर्फ एक ग्रुप ही है, उसमें अलग अलग तरह के लोग नहीं पाए जाते। इनका कोई भी राज्य राजनीतिक संगठन भी नहीं होता, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते। इनका जो अपना किसी भी फैसले पर निर्णय लेने का अधिकार है वो इनका अपना होता है, न कि उनमें कोई भी राजनीति पार्टी हस्तक्षेप करती है या कोई उनका अपना पर्टिकुलर एरिया होता है जिसके आधार पर वो आपस में बटे हुए होते हैं। जहाँ पर वो लोग रहते हैं उस पे अधिकार या तो सभी का होता है या किसी का भी नहीं होता, जिसके कारण ये ना तो किसी राज्य से जुड़े होते ना ही किसी राजनीतिक संगठन से इनका कोई भी संबंध होता। ये ना तो कोई किसान होते, यानी कि ये भी नहीं कि ये किसी भी प्रकार की खेती करते हैं। इनका जीवन यापन करने का जो तरीका है वो अपने ढंग से अलग ही होता है, ये किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन से जुड़े नहीं होते, जिसके कारण ये ना तो किसान होते हैं न ही हिंदू। जब ये किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं होते तो उसके कारण ये न तो हिंदू होती है, न मुसलमान, और न ही अदर रिलीजियस से इनका कोई भी संबंध होता है। अब आते हैं कि जनजातीय
शब्द का जो आरंभ है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ ट्राइब्स वर्ड कहाँ से आया, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे जो देश है उसमें जो बंटवारे की भावना है या अलग अलग कैटेगरीज जो बनाई गई हैं वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई है। उपनिवेशवाद के बाद हमारे देश में बंटवारे की भावना पैदा हुई है, जबकि इससे पहले हम लोग भी इकट्ठे एक समूह में ही रहते थे। जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरे समूह की एक जैसी होती थी, न कि ये कि भाई ये इतना एरिया इस बंदे का है, ऐसा कुछ नहीं होता था। जिसके कारण बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनको हम जानते तक नहीं थे, लेकिन उसी आधार पर जनजातीय शब्द का भी आरंभ हुआ, जिसके आरंभ करने के पीछे मेन मकसद ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट का था। उनका मेन मकसद क्या था? उनका मेन मकसद ये था कि अगर वो अलग अलग स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ग बना पाए तो उनको पहचान करने में आसानी होगी। इसी के आधार पर उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के लिए जनजातीय शब्द का भी आरंभ किया जिससे वो अलग से इसकी पहचान कर पाए कि हम ट्राइब्स किसको कहेंगे, कास्ट किसको कहेंगे, अलग से जो कैटेगरी है, वर्गीकरण है, वो हम किस प्रकार से कर पाएँ जिससे हम अलग अलग एरिया के अनुसार अलग अलग लोगों को उसमें डाल सकें। तो मेन मुद्दा यही था ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट का कि वो एक पहचान करना चाहती थी कि किस एरिया में किस तरह के लोग रहते हैं और वहाँ से उनको किस तरह का फ़ायदा हो सकता है। इस फायदे को ही बढ़ाने के लिए उन्होंने एक पहचान दी सभी को अलग अलग तरह से, और यही पहचान जनजातीय शब्द की शुरुआत के लिए मुख्य रही। इसी आधार पर उन्होंने जनजातियों को भी वर्गीकृत किया, जबकि हमने पढ़ा है कि जनजातीय वो समुदाय होते हैं जो किसी भी वर्ग में नहीं बटे होते, यानी कि वर्ग वहाँ पर पाए नहीं जाते। लेकिन जो ब्रिटिशर सरकार थी यानी कि औपनिवेशिक काल में उन्होंने जनजातीय वर्गीकरण भी किया, जिसका मेन मकसद था कि वो अपनी प्रशासनिक सुविधा को सुचारू रूप से चला पाए। और अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए ही उन्होंने जनजातियों को भी दो वर्गों में बांटा, एक है स्थायी विशेषक और दूसरी है अर्जित विशेषक। स्थायी का अर्थ होता है जो फिक्स होती हैं, यानी कि जिनमें टाइम पे चेंज नहीं होता, जो प्राचीन से आधुनिक समय में भी सेम चलती है, कॉन्टिन्यूएशन पाया जाता है, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता, जिसके कारण वो स्थायी विशेषक कहलाती हैं। इनकी स्थायी विशेषताओं वाली जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आता। दूसरी है अर्जित विशेषक, जो कि अपनी मेहनत से इनके अपने कार्यों के द्वारा अर्जित विशेषताएं रखती हैं वो जनजातियां। और पहली है स्थायी विशेषक, यानी कि जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं वो आज भी एज इट इज बनी हुई है, उनकी विशेषताएं वो कहलाएंगे स्थायी विशेषक। और अर्जित यानी कि किसी चीज़ को अचीव करना, अर्जित करना, अपने लिए अपनी मेहनत से किसी चीज़ को तैयार करना, वो आती है अर्जित विशेषक में। तो यहाँ पे हमने दो प्रकार के वर्गीकरण की बात की है कि जो जनजातियाँ हैं वो भी दो वर्गों में बटी हुई थी, स्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक। स्थायी यानी कि फिक्स, नो चेंज, एंड अर्जित जो कि अर्जित किया जाए, अचीव किया जाए, टाइम टू टाइम उसमें जो चेंज आ रहा है वो आएंगी अर्जित विशेषक में। इसी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी से करेंगे।